आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत दिनों के बाद कोरोना का फिर से आगमन हो गया कि तो आई होप कि आने वाले टाइम में जब तक कि ऑफलाइन नहीं हो जाता है हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे, या फिर हो सकता है इसी को हम लोग कंटिन्यू करें। तो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन अरमान कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड के क्लास 10th का जो एक चैप्टर है छोटा सा, जो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आता है, उसका नाम है रेडियो एक्टिविटी। उसी रेडियो एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो इससे पहले हम लोग ध्यान देते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है। तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रिलेट करेगा डायरेक्ट केमिस्ट्री से। अगर आप लोग केमिस्ट्री पढ़े हुए होंगे तो थोड़ा बहुत आप लोगों को अंदाजा होगा, आइडिया होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि स्टेबल न्यूक्लियस, अनस्टेबल न्यूक्लियस जैसा कुछ कुछ चीज भारी भरकम वर्ड्स पढ़े हुए थे। तो स्टेबल न्यूक्लियस डिके नहीं करता है, अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करता है, और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके करता है वही रेडियो एक्टिव सब्सटेंस माना जाता है। ऐसा ऐसा कुछ कुछ चीजें केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। तो आइए, फिजिक्स का एक छोटा छोटा पार्ट है, क्योंकि फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये अल्फा गामा बीटा जो रेडिएशंस है उसका कुछ यूज होता है। उसी यूज के कारण हम इस चैप्टर्स को पढ़ेंगे, और जब आप क्लास 12th में जाइएगा तो ये और भी ज्यादा अच्छे से एटम्स एंड न्यूक्लियर में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो आप लोग पढ़ते हैं ना, और ये जो अपने यहाँ जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ये सब जो बिठाया जाता है, these all things are depend on physics and which comes under the modern physics। ठीक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने जाएंगे। ठीक, तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रवि राज, और बाकी राज कहाँ है सब? अ, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, बाकी ये सब जो लोग हैं वो सब दिख नहीं रहे हैं। मेहर मेहर नहीं दिख रहा है, अमृत नहीं दिख रहा है। कहाँ हो सब? आ जाओ जल्दी। क्या क्या लिख दिए तुम लोग इतने देर में? सर कब स्टार्ट कीजिएगा? अरे स्टार्ट हो गया है, जल्दी से देखो तो। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम्हारी केमिस्ट्री बहुत अच्छा है, और फिजिक्स? हाँ हाँ, पढ़ रहे हैं, मैसेज पढ़ रहे हैं। अभी तो पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन था ना, लगभग 4 महीने बाद हम लोग ऑनलाइन क्लासेस पे आए हैं, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, तो थोड़ा बहुत तो देना पड़ेगा ना। चलो, हम लोग देखते हैं। एक पार्ट तो मैंने थोड़ा बहुत तैयार कर दिया था, तैयार कर रहे थे, तो देखे टाइम आप लोग का जा रहा है, तो सोचे कि चलो स्टार्ट ही कर देते हैं, साथ साथ में कर लेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी के अंदर हम लोग पहले एटॉमिक मॉडल के बारे में, एटम्स के बारे में आप लोग जानते हैं, सब्सटेंस का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम, ठीक है। और एटम के अंदर क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एक एटम कैसे बना हुआ होता है, आज हम थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ सिंबल्स है और कुछ कुछ नेम है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एटॉमिक मॉडल के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग बोले एटम्स किन किन चीजों से मिलकर के बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बनी हुई है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के से मिलकर के बनी हुई है। उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप होता है। बीच में एक न्यूक्लियस होता है, सेंटर होता है, और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल ऑर्बिट्स बने हुए होते हैं जिसमें कुछ पार्टिकल्स रिवॉल्व करते हैं। और सेंटर होता है, वहां पे भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। तो सेंटर में कौन सा पार्टिकल होता है, ऑर्बिट में कौन सा पार्टिकल रिवॉल्व करता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग अभी एटॉमिक मॉडल के अंदर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटम कंस्ट्रक्ट विद द इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जगह कौन सा है, न्यूट्रॉन का जगह कौन सा है, और प्रोटॉन का जगह कौन सा है। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी एटॉमिक मॉडल के अंदर जो बीच में न्यूक्लियस है, सेंटर ऑफ एटम है, उस सेंटर ऑफ एटम में दो पार्टिकल्स होंगे। कौन कौन सा? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ये दोनों है वो न्यूक्लियस में होते हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में दो पार्टिकल कौन कौन से? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और जो ऑर्बिट्स बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बच गया एक हमारा भाई, सिंगल अकेले छोड़ दिया उसको सब। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहता है, रोटेट करते रहता है डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के साथ। अब सर, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स क्यों रिवॉल्व करेगा? तो बेटा, न्यूक्लियस के जो नजदीक है उस इलेक्ट्रॉन्स का जो रिवॉल्विंग एनर्जी होगा वो कुछ अलग होगा। जो दूसरे ऑर्बिट में है, न्यूक्लियस से थोड़ा जैसे जैसे दूर बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट का साइज बढ़ते जाएगा,
और उस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो है वो वेरी करेगा और उसी के साथ वो इसमें रिवॉल्व करेगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास 3 मॉडल है, एक हाइड्रोजन एटम का है, एक हीलियम एटम का है और एक सोडियम एटम का है, ठीक है? तो हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन्स नहीं होते, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि H1 1 है। तो ये ऊपर वाला 1 को क्या कहेंगे, नीचे वाले में हम यहाँ पे फुट पे जो लिखते हैं उसको क्या कहेंगे, इन सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। हाँ, वही वैलेंस शेल, आउटरमोस्ट ऑर्बिट। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अभी पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन करते रहना। तो इस तरह का मॉडल्स है। यहाँ पे देख लो हीलियम का क्या है, 2 and 4। तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन तो इसके न्यूक्लियस में हो गया, और साइड में जो रिवॉल्व कर रहा है ऑर्बिट में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो रिवॉल्व कर रहा है। फिर यहाँ सोडियम है, इसके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, और न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। तो इस तरह का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारे एटम्स का, ठीक है? अब यहाँ पे आप लोग एक चीज को देखें, यहाँ पे हमने एच एक फुट पे 1 लिखा है और एक हेड पे 1 लिखा है। जहां हीलियम में फुट पे 2 लिखा है और हेड पे 4 लिखा है, और यहाँ सोडियम में 11 फुट पे है और 23 हेड पे है। तो ये ऐसे क्यों लिखते हैं? देखो, इसमें हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हीलियम फर्स्ट 1 and 1, ये सेम साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। या फिर आप एक यहाँ लिख लो और एक यहाँ पे लिख लो, इससे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है? तो ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिंबल्स में देखो, एक को जेड से डिनोट किया गया है और कुछ को ए से डिनोट किया गया है, और फिर ये ए माइनस जेड लिखा गया है, ठीक है? तो इन सब चीजों के बारे में, इन सिंबल्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी 4 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये पब्लिक क्लास है, तो कुछ लोग होंगे वो पहले से जान रहे होंगे, जो लोग नए हैं, पहली बार मुलाकात हो रही है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम मेंशन करेंगे, और जो भी ख्वाहिशें हो, जो भी क्वेश्चंस हो, वो भी आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आप लोग अभी देख रहे हैं अरमान कैरियर इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस, और इस पे आप ललन सर के साथ जुड़े हुए हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाना चाहते हैं तो शेयर भी करिए। इच्छा हो तो कीजिएगा शेयर, अदरवाइज योर चॉइस। चलिए, तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट में लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, और किसी भी एटम्स के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसके फुट पे जो नंबर लिखा हुआ होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का होता है, जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पे हीलियम 1 और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो ये जो फुट पे 1 लिखा हुआ है ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, जेड से डिनोट करेंगे। और वैसे इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग माइनस ई से डिनोट करते हैं। किस चीज से डिनोट करते हैं, माइनस ई से डिनोट करते हैं। और ये कितना चार्ज को कैरी करता है, तो माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज को अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन हमेशा कैरी करता है। निगेटिव यहाँ पे क्यों लगा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है? नेगेटिव पार्टिकल होता है, और इसका जो मास होता है m इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। मतलब कितना कम मास है, देखो 10⁻31 kg है इसका मास। इसीलिए इसको मास, इसके इलेक्ट्रॉन्स के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं, जीरो मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास ही नहीं, ऐसा मानते हैं। अब ऐसा क्यों मानते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स को माइनस सी से डिनोट किए, प्रोटॉन्स को पी से डिनोट करेंगे, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं। जेड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है वहां पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। मतलब मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिमिलर होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो एक चीज तो याद करने से बच गए ना, दो क्वांटिटी अब आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, एक ही क्वांटिटी याद करनी पड़ेगी। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अगर आप ये याद कर लिए हैं, तो
तो बस अब प्लस और माइनस इंसर्ट करना बाकी है। अगर प्लस इंसर्ट करते हैं इट्स मीन इट इज प्रोटॉन, एंड अगर आप माइनस इंसर्ट करते हैं तो इट इज इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इज दैट क्लियर? हम इलेक्ट्रॉन्स को ई से डिनोट करेंगे, प्रोटॉन्स को पी से डिनोट करेंगे। इसके ऊपर जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा। दोनों के नंबर्स को हम लोग जेड से ही डिनोट करते हैं। सर यहाँ पे आपने तो बता दिया कि इसके फुट पे जो नंबर है उसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं और इसको जेड से डिनोट करते हैं, बट प्रोटॉन को कहाँ पे होता है, इसको कहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस जगह पे होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा और आगे बढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे। तो चलिए, यहाँ पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एटम्स तीन पार्टिकल से बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने जान लिया, प्रोटॉन के बारे में हम लोग जान लिया, अब जानते हैं न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को का जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमको निकालना है तो a माइनस जेड करते हैं। अब यहाँ पे भी एक नया सा सिंबल आ गया a क्या होता है इसके बारे में भी बताएंगे। जेड से आप लोग वाकिफ है कि जेड किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सर इलेक्ट्रॉन को भी और प्रोटॉन को भी दोनों को जेड ही डिनोट करेगा, सिमिलर सिंबल दोनों के लिए, नंबर के लिए। देखो इलेक्ट्रॉन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये सिंबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। तो दोनों को जेड से इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं कि किसी भी एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए दोनों के नंबर्स को हम लोग जेड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोले हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन in an atom is equal. That's why we represent it by the symbol of Z. Got it? इसलिए हम लोग इसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब अगर हमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मतलब न्यूट्रॉन्स को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो P से रिप्रेजेंट करेंगे न्यूट्रॉन्स को। और न्यूट्रॉन्स के पास ये जो है ना न्यूट्रॉन्स, ये नाम से ही क्लियर है, इट इज न्यूट्रल। ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा, ना ये पॉजिटिव होगा ना ये नेगेटिव होगा, ये न्यूट्रल रहेगा। चलो बहुत अच्छा, क्लियर है। तो ये न्यूट्रल रहेगा। अब न्यूट्रल रहेगा तो इसके ऊपर कोई चार्ज होगा क्या, जैसे यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था, यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। तो मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर, दोनों के ऊपर तो चार्ज था, नेगेटिव में एक के पास था और एक के पास पॉजिटिव में था, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज था और एक नेगेटिव था पार्टिकल। तो क्या न्यूट्रॉन्स के पास कुछ होगा चार्ज का, तो बिल्कुल चार्ज नहीं होगा, बिकॉज पहले ही बता चुका हूं कि ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल उसको कहते हैं जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है, तो इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा, बट इट हैज मास। मास तो इसके पास है भाई, और मास कितना है, मास जो है न्यूट्रॉन का वो प्रोटॉन के मास के बराबर ही है। और प्रोटॉन का मास कितना है, 1.6 × 10 1.67 × 10⁻⁻27 kg का। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा चलो पहले इसको क्लियर कर देते हैं। प्रोटॉन का मास कितना था, 1.67 × 10⁻⁻27, और न्यूट्रॉन का भी जो मास होगा वो कितना होगा, 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज है, ट्रिक है इसका याद करने का। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, सॉरी इसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे बच्चे। हाँ, प्रोटॉन को p से और न्यूट्रॉन को n से और इलेक्ट्रॉन को e से डिनोट करेंगे। सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। हाँ, तो दोनों का चार्ज क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सिमिलर है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सिमिलर है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सिमिलर, ठीक, और इलेक्ट्रॉन का मास डिफर करता है इस दोनों के मास। और देखो जब हम इलेक्ट्रॉन का मास देखेंगे तो ये कितना है, 9.1 इंटू, दिख रहा है ना जी। अच्छा रवि क्लियर दिख रहा है जो भी मैं लिखा हुआ वो, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं ना, छोटा तो है ये मैं जानता हूँ, ज्यादा छोटा नहीं ना, क्लियर दिख रहा है ना। तो देखो यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम बात करेंगे तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, -31 kg। और जब हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब देखो कितना का डिफरेंस हो गया,
27 है यहाँ पे और यहाँ पे 31 है, नेगेटिव का है दोनों, तो 3 एक्स्ट्रा 10⁻⁴ kg का डिफरेंस। तो इतना बड़ा डिफरेंस है इस दोनों के मास में, इसीलिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के मास को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मान कि इलेक्ट्रॉन के पास कोई मास कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को क्या करते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। बट स्टैटिक क्वेश्चन अगर आपके पास चले आए वन लाइनर, व्हाट इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन यू कैन राइट 9.1 into 10⁻31 kg। बट इन इक्वेशंस एंड अदर पर्पस जो भी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग नेग्लिजिबल मान के चलेंगे, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी का जब आगे हम पढ़ेंगे कैसे कैसे वो टूटता है, तो वहां पे हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ पे ये चीज समझ में आ गया होगा। अब मसला एक जगह फंसा था, ये ए क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A-Z कैसे होगा, इन चीजों के बारे में अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ए क्या है, तो मास नंबर। अब देखो, हमने देखा था कि हीलियम के फुट पे 1 लिखा है, ये तो एटॉमिक मतलब ये क्या हो गया तुम्हारा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था, जेड से डिनोट कर दिए, और इसके टॉप पे जो था, हेड पे जो था नंबर, उसको हम लोग मास नंबर बोलते हैं। इसके हेड पे जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अच्छा ठीक है, तो इसके हेड पे जो है वो क्या है, मास नंबर है। जैसे सोडियम है Na, इसके फुट पे 11 है और हेड पे 23 है। तो ये जो 23 है ना, ये इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, और ये जो नीचे L है इसको हम लोग Z से डिनोट करते हैं। तो Z क्या था हमारा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये A क्या हमारा, मास नंबर, मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर किस किस चीजों से बन के मिलके बना है, तो मास नंबर जो है ये ए, वो न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, ये दोनों से मिल करके बना हुआ है मास नंबर। तो मास नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जेड। अब इसमें एक चीज और है कि हम लोगों ने पढ़ा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। तो दोनों को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के पास जेड जेड ही है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमको निकालना है, नंबर ऑफ, यहां पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, ए में से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अगर हम लोग, सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमको निकालना है, तो ए में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की जगह पे ए माइनस जेड लिखा हुआ है, और जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा, ऊपर में है, ऊपर में अगर जेड है तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा, और नीचे में अगर जेड है तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, बताओ, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, कुछ नोट्स में मैंने कुछ चीजें मेंशन, ठीक है, कंपेयर किया हूं केमिकल रिएक्शन का और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा कंपैरिजन है, केमिकल रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये चीज ध्यान में रखना, मास नंबर हम लोग क्या चीज को कहते हैं, ए को मास नंबर कहते हैं, और ये जो ए है वो किस किस चीज से मिलकर के बना है, ए जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इस दोनों से मिलकर के बना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से बनकर मिला हुआ है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ नोट पे, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन, इस दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। तो जब किसी भी एटम में केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाते हैं या केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसका जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें चेंजमेंट आएगा, ये ट्रांसफर होगा, और इसके ट्रांसफर होने के कारण जो चेंजमेंट हुआ वो चेंजमेंट हुआ। बट जब हम न्यूक्लियर चेंजेस की बात करेंगे, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करेंगे, न्यूक्लियर चेंजेस की बात करेंगे, तो न्यूक्लियस जो है किसी एटम का, जैसे कि कोई एटम है पूरा का पूरा, और एटम की सेंटर पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में जो चेंजमेंट आएगा वो सिर्फ न्यूक्लियस के बीच में,
ये जो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों हैं एक साथ, इसके अंदर चेंजमेंट। तो जब न्यूक्लियस के अंदर चेंजमेंट आ रहा है, इट मींस इट इज न्यूक्लियर रिएक्शन। और जब ऑर्डर ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है, इट्स मीन इट इज केमिकल। तो ये पहला हो गया आपका, ये दोनों को एक साथ याद रखना। ये फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट है, इस दोनों को एक साथ याद रखना और इसको नोट डाउन करना, क्योंकि मैं ये है ना थोड़ा समराइज करके लिखा हुआ हूँ, ठीक है। तुम्हारे बुक को उल्टा करके देखोगे तो उसमें बहुत अच्छा अच्छा रामायण लिखा हुआ है, उसके दोहे हैं, अगर तुम उसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अदरवाइज ये पॉइंट्स लिख करके तुम इजिली पूरे कंसेप्ट को समझ सकते हो। तो क्या था, केमिकल चेंज इन एटम मींस चेंज इन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, और न्यूक्लियर चेंज का मतलब क्या हो गया, चेंज इन न्यूक्लियस। ठीक है। अब तो ये दोनों एक साथ याद हो गया। अब इसको अकेले याद करना, न्यूक्लियर चेंज रिक्वायर्ड हाई एनर्जी बट केमिकल चेंज रिक्वायर्ड लेस एनर्जी कंपेयर टू न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यहाँ पे दो चीज है, केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन के बीच में जो रिएक्शंस होते हैं उसमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब अपने आप तो रिएक्शन नहीं हो जाएगा, एनर्जी तो कुछ ना कुछ चाहिए, है ना, बिना एनर्जी के तो कुछ होगा ही नहीं। अब चाहे जैसा भी एनर्जी हो, सन एनर्जी हो या हम लोग बाहर से दे रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क करके दे रहे हैं एनर्जी, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो न्यूक्लियर रिएक्शन जब होगा तो न्यूक्लियर चेंजेस में हाई एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कैसा होगा, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। और जब केमिकल चेंजेस होगी तो वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बस होगा। अब देखो, जब हम लोग एटॉमिक स्टडी करते हैं ना, तो वहां पे एनर्जी को हम लोग केल्विन में या फिर से जूल में, इन सब चीजों में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, जब आगे के स्टैंडर्ड्स में आप जाइएगा, 12th में जाइएगा, तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है न्यूक्लियर रिएक्शन में, और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस कितना हो गया, लगभग 10⁻⁶ टाइम्स, 10⁻⁶ टाइम का डिफरेंस। मतलब एक न्यूक्लियर रिएक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए हमको 10⁻⁶ टाइम्स ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके कंपैरिजन में, तो केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमको इतना ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इन न्यूक्लियर रिएक्शन Z एंड A रिमेन्स कांस्टेंट। तो Z एंड A रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब ये हो गया कि कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जो है, ये सब चीजें चेंज होंगी। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो होगा, जो नया प्रोडक्ट आएगा वो, और जो पेरेंट प्रोडक्ट रहेगा वो, उस दोनों का जो होगा, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इन दोनों लॉज को वो फॉलो करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन फॉलो करेगा। इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे यूरेनियम जो है, यूरेनियम जब ब्रेक करेगा, तो यूरेनियम जब ब्रेक करेगा तो उसके जो न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड होंगे, तो उसका जो नया बाय प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट, उसका एटॉमिक नंबर, और उससे जो अल्फा रेज, बीटा रेज या गामा रेज निकलेंगे, उनका एटॉमिक नंबर, इसका एडिशन, और पेरेंट में जो एटॉमिक नंबर था वो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास हो गया, क्योंकि ए में अगर चेंजमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि एक चीज यहाँ पे देख लो, किसी भी एटम्स के अंदर जो वेट है, किसी भी एटम का जो मास है, इट इज ड्यू टू न्यूक्लियस। मास को रिप्रेजेंट न्यूक्लियस ही करेगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास है, इलेक्ट्रॉन के मास को तो हम लोग नेग्लिजिबल मान के चले हैं। तो किसी भी एटम को अगर मास प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या, कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। और न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब दोनों मिल जाता है तो इसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। और इस न्यूक्लियॉन्स को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, इन न्यूक्लियर रिएक्शन ए, जेड एंड ए रिमेन कांस्टेंट। इट्स मीन ए में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा है, इट्स मीन न्यूक्लियॉन्स जो है वो कांस्टेंट होगा। एक न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, मतलब जेड नीचे, ये भी हमारा कांस्टेंट रहेगा। मतलब जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कांस्टेंट रहेगा, दोनों के दोनों कांस्टेंट रहेंगे। तो इसके लिए एक अच्छा सा मैं एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोग बढ़िया से समझ जाए।
यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? चलिए। ये एक अनस्टेबल एटम, ठीक है। अब ये डीके करेगा, अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली डीके करेगा, डीके करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, और न्यूक्लियर रिएक्शन से लेट्स सपोज कि एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल जाता है। एक अल्फा पार्टिकल निकल गया तो 2 और यहाँ 4, ये यहाँ से निकल गया। अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकला, तब ये न्यूक्लियस ब्रेक किया, अल्फा पार्टिकल निकला, तो अपने पास जो डॉट है ये क्या हो गया, पेरेंट एलिमेंट होगा। और यहाँ पे जो आएगा एक, मान लो कोई एक्स एलिमेंट बना, क्योंकि इसके टूटने के बाद एक नया प्रोडक्ट बनेगा, इसको हम लोग डॉटर या सन एलिमेंट लिख सकते हो। तो नारी सशक्तिकरण पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है तो हम डॉटर एलिमेंट ही लिख देते हैं, डॉटर एलिमेंट। तो देखो 92 है, 2 यहाँ से गया 90 और 4 यहाँ से गया, तो 2 31, ये हमारा पैरेंट। और इसके साथ साथ एक एनर्जी है जो इसको बैलेंस करके रखती है। इसके बारे में जब आगे रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो उसमें हम समझा देंगे। अभी बस इसको मान लो, ये थोड़ा सही सही दिखे ये रिएक्शन, इसके लिए मैं ये लगा दिया, वी के ऊपर एक टोपी लगा दिया। ये वी के ऊपर टोपी क्या होता है वो आगे बताऊंगा। तो हमने क्या बोला था कि जो पूरे न्यूक्लियर रिएक्शन में है वो Z कांस्टेंट होता है और A कांस्टेंट होता है। तो Z क्या है इसका, ये तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में जो Z का वैल्यू है वो 92 है, तो ये 2 यहाँ हो गया, ये 90 यहाँ हो गया, तो 2 प्लस 90 क्या हो गया तुम्हारे पास 92, ठीक है। और ये इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ए, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 4 है प्लस, और इसका जो बाय प्रोडक्ट निकला है उसमें 231 है, तो 235 हो गया। मतलब ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट हो गया तुम्हारे पास ये, और ए भी कांस्टेंट हो गया तुम्हारे पास ये। तो कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ, हाँ जितना एनर्जी हम लोग यहाँ पे लगाएंगे उतना ही एनर्जी हम लोग को यहाँ पे मिल भी जाएगा। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हो जाता है और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हो जाता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में आप लोगों को आगे समझाएंगे कभी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहाँ पे कैसे होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो सारे पॉइंट्स थे रेडियो एक्टिविटी में एक एटम से रिलेटेड, एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड, और न्यूक्लियर रिएक्शंस में और केमिकल रिएक्शन में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स, ये 3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लगभग पूछ दिए जाते हैं आपके एग्जाम्स में। और उसके बाद अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा डिके, गामा डिके और अल्फा, बीटा और गामा डिके, ये तीनों डिके के बारे में पढ़ेंगे, तीनों पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, और इनका क्या इफेक्ट होगा इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर इतना चीज हम लोग पढ़ लेते हैं तो आईसीएसई का जो ये सबसे लास्ट चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स का वो फिनिश होगा। चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोगों को क्लासेस पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। और हमारा यहाँ पे सिर्फ क्लास 10 का आईसीआईसी नहीं, क्लास 10 का सीबीएसई बोर्ड भी चलता है, और सिर्फ क्लास 10 नहीं, इवन क्लास 7 से लेकर के हम लोग 12 तक के क्लास प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को बताइए इस बारे में, और हमारे बेस्ट फैकल्टीज के साथ मिलकर के अपने स्टडी को और स्ट्रॉन्ग बनाइए। डजेंट मैटर कितना भी कोरोना आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं है, हम लोग पढ़ते थे, पढ़ते हैं और पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।
फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।